FM लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। और श्रोताओं, कहा जाता है या आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में जो महिलाओं में कैंसर से मौतें होती हैं उसमें जो दूसरा स्थान रहता है वो है सर्वाइकल कैंसर का। और ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है, कारण क्या होते हैं, डायग्नोसिस किस तरह से होता है, ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर रश्मि बग्गा। प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनोकोलॉजी, PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर बग्गा, ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? वैसे तो सर्वाइकल से ध्यान जाता है कि गर्दन की ओर, परंतु सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में जो पाया जाता है वो होता क्या है? ये यूट्रस या गर्भाशय या बच्चेदानी के साथ कनेक्टेड है। सर्विक्स जो है वो यूट्रस के माउथ को बोलते हैं या ओपनिंग को बोलते हैं, और ये एरिया ऐसा होता है जो एक वायरस की वजह से कैंसर यहाँ पे बन जाता है। और इस टाइम पर इंडिया में विमेन में सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर है। जी डॉक्टर रश्मि बग्गा, इसके कारण क्या हैं? क्यों इतना ये पाया जाता है महिलाओं के बीच में? क्या ध्यान नहीं दिया जाता या इसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती? ये कैंसर जो है एक वायरस की वजह से है जिसका नाम है HPV वायरस या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑलमोस्ट 99% कैंसर्स इसी की वजह से होते हैं। इसकी कई टाइप्स होते हैं जिनमें टाइप 16 और 18 जो है वो चीफ हैं जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। और HPV इन्फेक्शन ऑलमोस्ट सब में होती है आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी जी। और ये मोस्ट ऑफ द विमेन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लियर इट ऑन देयर ओन विद देयर नेचुरल इम्यूनिटी। किसी किसी केस में ये इम्यूनिटी सफिशिएंट नहीं होती इसको क्लियर करने के लिए, या कोई और कारण होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, जिसकी वजह से ये वायरस बॉडी से क्लियर नहीं होता। ये सर्विक्स में वहाँ पे एंटर कर लेता है बॉडी में, और धीरे धीरे कई सालों के अंदर ये उसको कैंसर बना देता है वहाँ पे। जी। तो डॉक्टर बग्गा, लक्षण इसके किस तरह से जज करने चाहिए? किसी प्रकार के लक्षण एक आम व्यक्ति द्वारा या आम महिला द्वारा ध्यान किस तरह से रखा जाना चाहिए? इसमें जब हम लक्षण आने की वेट करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओके। इसकी मेन बात ही ये है, तभी हम ये इसके बारे में बोलते हैं। और इस साल हमारी जो फॉक्सी की बॉडी है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, उसके हर मेंबर ने ये उठाया है बीड़ा कि इंडिया में मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी दें ताकि हम इससे लोगों को बचा सकें। जी। तो जब लक्षण जो आते हैं, मेनली लक्षण होते हैं इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, पीरियड्स के आगे पीछे की ब्लीडिंग होना, या कभी कोई चेकअप के लिए जाओ तो ब्लीडिंग होना, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, ये हैं लक्षण। पर ये लक्षण इतने सीरियस नहीं होते जिसकी वजह से कोई जाए, और जब तक ये लक्षण आते हैं देर हो चुकी होती है, ऑलरेडी कैंसर बन चुका होता है। हमें इस कैंसर को लक्षण आने से पहले पकड़ना है जब इसका इलाज बहुत ही साधारण है। अगर सही समय पर इसका पता चल जाए तो इलाज, आप जैसे कह रहे हैं, साधारण है, आसानी से हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर की एक स्टेज होती है जिसको हम लोग प्री कैंसर बोलते हैं, या उसको हम लोग सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया CIN नाम से बोलते हैं, जो कि अभी कैंसर बना नहीं है। मींस कि सेल्स में वायरस चला गया है, खराबी हो गई है, पर अभी तक वो बिल्कुल सरफेस तक लिमिटेड है। तो उसके ट्रीटमेंट में हम उतने से हिस्से को जब निकाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, आगे बॉडी में नहीं फैलेगा। वो जो स्टेज है CIN की, वो कई साल तक चलती है। तो इसके बारे में हम इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग करा के, बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी तकलीफ के, रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप में ये पकड़ा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने हेल्थ चेकअप की बात की, तो जो महिलाओं द्वारा हेल्थ चेकअप करवाए जाते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी अवेयरनेस है, लोग समय समय पर अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं, रिपोर्ट्स देखते रहते हैं, तो किस प्रकार की ये स्क्रीनिंग होती है, क्या नाम है इसका और क्यों करवाई जानी चाहिए? हाँ, तो ये जो स्क्रीनिंग है ये एक गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और बच्चेदानी के मुंह से एक ब्रश के साथ थोड़ा फ्लूइड ले लेते हैं।
उस फ्लूइड में से हम 2 प्रकार के टेस्ट कर सकते हैं, या तो HPV DNA वायरस देख लेते हैं या हम पैप स्मीयर कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई तरह की भी स्क्रीनिंग हो, जिसको काफ़ी लोग पैप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो और अब HPV DNA टेस्ट भी आ चुका है, ये दोनों टेस्ट आर वेरी सिंपल टू स्क्रीन। और जहाँ पे इनकी भी फैसिलिटी नहीं है, एक सिंपल चेकअप करके यूट्रस के माउथ के ऊपर विनेगर, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, विनेगर लगा के भी इसके बारे में पता लग जाता है देखने से कि वो एरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसको लोग पिक कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो विलेजेस में और जगहों पे जहाँ पे पैप टेस्ट और इसकी सुविधा नहीं है, उसको भी बोलते हैं, जिसको VIA टेस्ट कहते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। पर शहरों में पैप स्मीयर टेस्ट और HPV टेस्ट इजीली अवेलेबल है। जी, तो कौन सी उम्र से इस टेस्ट को करवाना आवश्यक हो जाता है? 25 साल की उम्र से रिकमेंडेड है, पर 25 नहीं तो एटलीस्ट 30 साल की उम्र से जरूरी है। और इस टेस्ट को 3 से 5 साल के बीच में रिपीट करना होता है। अगर पैप टेस्ट कराओ तो हर 3 साल कराना है, और अगर HPV DNA कराओ तो हर 5 साल करा सकते हो, टिल द एज ऑफ 65, स्टार्टिंग फ्रॉम 25। पर अगर 30 और 50 की एज के बीच में भी कर लें 5-5 साल में, तो भी ये काफ़ी लाभदायक है। जी, तो डॉक्टर रश्मि, सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या हैं? अभी तक जैसे जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, बढ़ रहा है ये, किसी एक स्टैटिक में चल रहा है कि इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, कारण क्या है इसके? देखो, इसकी संख्या जो है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने तो इसकी संख्या कम कर ली है, क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़बरदस्त है, और वो HPV वैक्सीन है, जिसके बारे में भी बात करूंगी, वो देते हैं ऑलमोस्ट सबको। और हम भी इसकी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सर्वाइकल कैंसर को कम करें, क्योंकि अगर हम प्री कैंसर को पिकअप कर लेंगे, उस ट्रीट कर देंगे, तो सर्वाइकल कैंसर तक नौबत ही नहीं आएगी। तो एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि वायरस है। अब कुछ लेडीज जिसको क्यों क्लियर नहीं कर पाती, उनकी इम्यूनिटी क्यों लो होती है, having unsafe sex, having multiple sexual partners, smoking, having repeated sexual infections which are not treated, these are some of the risk factors which will make you prone to it. पर उसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि आप में ये फैक्टर्स हों, बिना ये फैक्टर्स के भी ये कैंसर देखा गया है कि किसी कारण से वो लेडी अपनी बॉडी से HPV वायरस को निकाल नहीं पाई। जब भी पेशेंट कोई सेक्सुअली एक्टिव होता है, ये वायरस आ जाएगा, और बाय द एज ऑफ 25 to 30 मैक्सिमम ये वायरस निकल जाता है बॉडी से बाय ओन इम्यूनिटी। जी, तो आपने वैक्सीनेशन की बात कही। हाँ जी। तो वैक्सीनेशन का किस स्टेज पे है? भारतवर्ष में किस तरह से सरकार इसको आगे ला रही है? हाँ जी। और किन लोगों को ये लगवाना चाहिए? ठीक है, तो ये जो हमारा एक WHO ने कॉल दी है, बहुत बढ़िया, 90% of girls vaccinated, 70% of eligible women screened for cervical pre-cancer, and 90% of screen positive women treated. वो कह रहे हैं अगर हम 90-70-90 का गोल फॉलो करेंगे तो हम इस कैंसर का रेट बहुत कम ला सकते हैं। फिलहाल इस कैंसर का रेट हाई है, जैसे इंडिया में ही 1.25 लाख एनुअली होते हैं, जिसमें से 50% की डेथ हो जाती है। रफली 1 वुमन डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एवरी 8 मिनट्स। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं तो आप थोड़ा इसके बारे में गौर करेंगे। हाँ जी। तो जो वैक्सीनेशन है, ये इसका नाम HPV वैक्सीन है। इसके ट्रेड नेम्स जो अवेलेबल हैं, एक का नाम है गार्डासिल 9, एक का नाम है गार्डासिल 4 और एक का नाम है सर्वावैक। तीनों में से कोई भी वैक्सीन ऑलमोस्ट सिमिलर काम करती हैं। गार्डासिल 9 और 4 हमारे कंट्री में नहीं बनी हुई, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं। और सर्वावैक जो वैक्सीन है अब इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है और अब ये अवेलेबल है फॉर यूज़। ये वैक्सीन है और ये यंग गर्ल्स को अभी एडवोकेटेड है और बाकी कंट्रीज में बॉयज़ को भी दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे गर्ल्स के लिए ही एडवोकेटेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 अप टू 26 ईयर्स। जी जी, तो आपने कहा बॉयज़ को भी दे रहे हैं, तो बॉयज़ को देने का कारण क्या है? HPV वायरस तो दोनों में होता है और ये वायरस बॉयज़ में भी कैंसर कॉज करता है। पीनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, ये सारे कैंसर्स इसी से होते हैं। जी 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 जी, एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं संजय नाभा से बोल रहा हूँ जी। संजय जी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि बग्गा हैं, प्रोफेसर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं PGI चंडीगढ़ से, और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है सर्वाइकल कैंसर। जी, अपना सवाल पूछें आप। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर, ये जो आपने बता रहे हो ना कैंसर के बारे में, एक है ना मेरी वाइफ के पेट के अंदर स्मेलिंग है, वो कैंसर के लक्षण तो नहीं है जी?
जो पेट के अंदर स्वेलिंग है वो कई चीज़ों के लक्षण हो सकते हैं, और सर्वाइकल कैंसर के यूजुअली ये लक्षण नहीं होते, पर और भी रीजंस हो सकते हैं, कोई ओवरी में सिस्ट हो या इंटेस्टाइन में हो। उसमें है ना पानी वाली गांठ बताई थी मैंने, डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करा था हमने। हाँ जी, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो डिफरेंट है, पर उसका भी अपना चेकअप प्रॉपरली होना चाहिए। उसका चेकअप होना चाहिए। हाँ जी। मैं इसी के अकॉर्डिंग मैंने चलो आज आपसे बात करते हैं। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा आता है, हम अवेयरनेस बहुत अकेली औरतों के लिए नहीं और चीजों के भी आता है वो। जी जी जी। इसी करके मैंने कहा चलो पूछा इसके लक्षण क्या होते हैं। ये आज ये कैंसर के बारे में चल रहा, तो इसके बारे में हमारे को ये भी बता दो। इसके लक्षण विमेन में जो होते हैं, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स के अलावा भी आगे पीछे ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग, बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज का होना, चेकअप के लिए जाएं तब ब्लीडिंग होना, तो ये थोड़े लेट लक्षण हैं। फिर इसके बाद जब और एडवांस हो जाता है तो फिर आपको नीचे पेन होती है, पर इसके लक्षण थोड़ा लेट आते हैं। इसलिए इसके लिए मैं यही बता रही हूँ कि चेकअप जो है, स्क्रीनिंग है, इसको बनने से पहले ही हमें पकड़ना होता है, प्री कैंसर स्टेज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ये तो थे श्रोता अपनी जानकारी लेना चाह रहे थे, तो हम चर्चा कर रहे थे वैक्सीन के ऊपर। तो वैक्सीनेशन के आपने कई तरह के बताया कि इस तरह की वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। तो भारत में क्या ये अपने आप स्वयं पैसा खर्च करके लगानी पड़ती है कि हॉस्पिटल्स में भी आ चुकी है? अभी तक तो ये स्वयं पैसा खर्च करके लगानी पड़ती है, पर इसके लिए हमारी ये हेल्प ऐसे होती है कि हम पेशेंट को गाइड करते हैं, वो लेके आते हैं, हम अपने ओपीडी में अपने सामने सुपरविजन में उनको लगा देते हैं। और इसके जो डोज शेड्यूल हैं वो भी जरूरी है। अगर 15 साल से कम की एज पे लग जाए, मतलब 15th बर्थडे से पहले लग जाए, तो 2 ही डोजेस बहुत हैं, एक 0 टाइम पे और एक उसके 6 महीने बाद। और अगर 15 साल क्रॉस हो जाते हैं 26 तक, तो 3 डोजेस लगती हैं, 0 मंथ्स, 2 मंथ्स और 6 मंथ्स पे। अच्छा, 26 के बाद भी 45 की एज तक भी इसका कुछ बेनिफिट होता है, जो पहले से कम होता है, पर अगर कोई चाहे तो हम तब भी दे सकते हैं इस वैक्सीन को। सो इसकी काफ़ी एज रेंज है, पर मेरी ये सबको सजेशन है कि 15th बर्थडे से पहले 9 साल के बाद ये शुरू कर देते हैं, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपके पास पूरा टाइम है, कभी भी आप इसके 2 डोजेस लगवा लीजिए। जी, तो वैक्सीनेशन अगर आ चुकी है तो लगवा ही लेनी चाहिए, जैसा कि आपने बताया है, और इस कैंसर से बचाव हो सकता है, खासकर किशोरियों के लिए। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुई थी और वहाँ पे ऑलमोस्ट उन्होंने सबको वैक्सीनेट कर दिया है। उनका इंसिडेंस कैंसर का बहुत लो हो चुका है, तो हमें उनसे लीड लेनी चाहिए कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जी, आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम FM लाइफलाइन, और आज की हमारी मेहमान हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि बग्गा। इनसे हम चर्चा कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पर। डॉक्टर रश्मि, अगर पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए कि सर्वाइकल कैंसर है, तो इसका ट्रीटमेंट कौन से उपलब्ध हैं, किस किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या इसकी स्टेजेस होती हैं? इसकी स्टेजेस ब्रॉडली किसी भी कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और स्टेज 1 काफ़ी अर्ली मानी जाती है कैंसर बनने के बाद भी। इसमें यूजुअली हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं, प्रॉपर इसका हिस्टेरेक्टमी विद लिम्फेडेनेक्टमी विद रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, ये सिंपल हिस्टेरेक्टमी नहीं होती है जी। पर उसकी अगर आगे चला जाए स्टेज 2, 3, 4 मीन्स के यूट्रस सर्विक्स से बाहर निकल कर ये आसपास फैल गया है, फिर इसमें सर्जरी यूजुअली सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि इसकी जड़ें पकड़ चुकी होती हैं। उसमें रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट होता है। जितनी अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए उतने इसके बेटर रिजल्ट्स हैं। स्टेज 1 में हम 90% सर्वाइवल दे देते हैं अगर पेशेंट का पकड़ा जाए। फिर भी अगर उसके पहले पकड़ा जाए तो ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं पेशेंट को? किस प्रकार से उसको निर्धारित किया जाता है कि इसे इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए? हाँ, अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट फिट हो, कैंसर छोटा हो, हम लोग उनको चेकअप करते हैं, उनका MRI या CT स्कैन करा के चेक करते हैं कि कैंसर का एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ है, और अगर पेशेंट सर्जिकली फिट हो तो ऑपरेशन कर देते हैं। अगर वो फिट ना हो या उसकी स्टेज 1 से आगे जा चुकी है तो फिर हम उसको रेडियोथेरेपी के लिए भेज देते हैं, जिसकी सुविधा PGI में उपलब्ध है। और जो प्री कैंसर है, जिसको मैंने बताया कि उसके पहले पकड़ो, उसके लिए माइनर ट्रीटमेंट्स हैं, जिसको हम लोग थर्मो एब्लेशन भी कहते हैं या लीप प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें छोटे ऑपरेशन के साथ ही उतना ही हिस्सा निकाल के उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। जी,
तो डॉक्टर साहब, इससे एक तो प्रिवेंशन आपने बताया कि वैक्सीनेशन द्वारा हो सकती है, और लाइफस्टाइल चेंजेस या किस तरह की बातों से हमें दूर रहना चाहिए जिससे हमें इसको प्रिवेंट कर सकें, दूर रख सकें इस कैंसर को? हाँ, सेफ सेक्स एंड अवॉइड स्मोकिंग। सो यूजिंग बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हम लोग कॉन्डम कहते हैं, एंड गेटिंग स्क्रीन्ड और ट्रीटेड फॉर एनी इन्फेक्शंस, gynecological infections, both partners, men as well as women, this will reduce the frequency of developing this problem. और जो यूथ है वो मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन बहुत हुए हैं, सोसाइटी में बहुत परिवर्तन हुए हैं, अर्ली सेक्स लोग अपना रहे हैं। तो इस दौर में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से अपने आप को दूर रखा जाए, किस तरह से प्रिवेंशन की जाए, किस तरह से अपने आप को इस तरह की बीमारियों से बचा के रखा जाए? क्योंकि अगर इस तरह की बीमारी में कोई यूथ फंस जाएगा तो उसके कितने आवर्स खराब होंगे, उसकी फैमिली का पैसा बर्बाद होगा। तो आप एज ए एक्सपर्ट क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, हमें उसे याद रखना चाहिए। वी हैव टू अवॉइड ऑल द थिंग्स विच आर नॉट सपोज टू बी गुड। जो भी चीज़ आपको छुपा के कर रहे हो वो ठीक नहीं होती है। तो जैसे आपको ये अर्ली सेक्स है वो सब नहीं, वी शुड नॉट इनकरेज एनीवन टू इंडल्ज इन दैट। एंड अगेन अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल अब्यूज़, अवॉइड ड्रग अब्यूज़। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करोगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। इसके अलावा और उस एज में, जो एडोलेसेंट एज में जो सेक्स होता है, उस टाइम पे आपकी सर्विक्स इमेच्योर होती है, तो उसमें ज़्यादा जल्दी ये कैंसर पकड़ लेता है और बॉडी उसको निकाल नहीं पाती है। तो वो चीज़ें तो एज अ पेरेंट भी, एज अ डॉक्टर भी, मैं सबको यही सलाह दूंगी कि जो आपके घर में माँ बाप और फैमिली के वैल्यूज़ हैं उनको मेंटेन रखिए और इन चीज़ों से बचिए। जी डॉक्टर साहब, जो पेशेंट होते हैं सर्वाइकल कैंसर के और ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? कौन कौन सी आ सकती हैं? ऑपरेशन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किसी भी ऑपरेशन की होती हैं, पर जो एडवांस्ड कैंसर हो जाता है, जैसे कि स्टेज 2, 3, 4 में आ गए, तो उनका ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिर आसपास यूरिनरी ब्लैडर को इन्वॉल्व कर लेता है, रेक्टम को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ट्रीटमेंट देने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मतलब वो पेशेंट्स को देख के जैसे हम ऐसा स्टेज 3 का पेशेंट देखते हैं, हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं पहले पकड़ा गया। इसके पास हमारे पास 10 साल का पीरियड था जब प्री कैंसर था, कैंसर बना। अगर हम उसको तब पकड़ लेते तो इस हालत में ना आता। वो हालत बड़ी दर्दनाक और बड़ी दयनीय होती है। हालांकि इलाज है, पर स्टेज 3 ऑनवर्ड्स उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जी, पीजीआई एक अग्रणी संस्थान है जिसमें रिसर्च भी बहुत बड़ा एक पार्ट है। रिसर्च आपके चलती रहती है और आप पेपर्स लगातार रीड भी करते रहते हैं। तो कौन सा एरिया आपको देखने को मिलता है, या कौन सा ऐसा वर्ग है, या कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें ये अधिक पाया जाता है? या जैसे आपने कहा ना कि अगर जल्दी पता चल जाए, अगर समय रहते पता चल जाए, तो अवेयरनेस की क्या कमी है लोगों में, या खुल के बात नहीं की जाती, या इसे एक टैबू समझा जाता है इसके बारे में बात करना? मेन बात तो यही है, टैबू समझा जाता है इसको, क्योंकि ये एक्चुअली सिम्टम ही आपको जैसे बताया लेट आता है, और ये ऐसी चीज़ भी नहीं है जो पेशेंट को खुद नज़र आ जाए। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में यही फ़र्क है। ब्रेस्ट कैंसर का जो सिम्टम है वो पेशेंट पैल्पेट कर लेता है, लंप फील कर लेता है। इसके बारे में उसको पता चल ही नहीं सकता जब तक ये आगे एडवांस स्टेज में ना जाए। तो ये चीज़ थोड़ी सी इसी वजह से इसकी अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, बताने की कि ये लक्षणों से पहले बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक ठाक हो तो डॉक्टर के पास जाके अपना गायनी चेकअप और पैप टेस्ट करवाओ। वैसे तो जो हेल्थ चेकअप आजकल लोग लेते हैं उसमें पैप स्मीयर टेस्ट बीच में ही रहता है। तो आप क्या इसको कहना चाहेंगे कि पैप स्मीयर टेस्ट अगर है किसी के पास उपलब्ध है तो उसे करवाते रहना चाहिए? हाँ, 3-4 साल के बीच हाँ में? जी, हाँ जी, हर 3 साल में करवाते रहना चाहिए। जी जी जी। और अगर पैप टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे घबराएं नहीं, वो कैंसर नहीं होता, वो प्री कैंसर के स्टेजेस हैं जिनके बहुत सुविधाजनक छोटे छोटे ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जी, और पेशेंट्स के लिए अगर पूछा जाए आपसे कि खान पान किस तरह का रहता है उनका, और फॉलो अप किस तरह से करना पड़ता है? खान पान में ज़्यादा इसका रिलेशन नहीं है, सिवाय कि स्मोकिंग इसको बढ़ाता है। जो स्मोकर्स होते हैं उसमें ये वायरस इम्यूनिटी उनकी डाउन जाती है, अदरवाइज खान पान को नहीं है। पर किसी भी कैंसर से अगर लड़ना है तो जनरल हेल्थ इम्यूनिटी आपको मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और आपके पास अगर पेशेंट्स आते हैं इसके सर्वाइकल कैंसर के, तो फॉलो अप कितना महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट? हाँ, अगर एक को किसी को कैंसर हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट के बाद फॉलो अप तो लाइफ लॉन्ग ही चलता है। पर पहले 5 साल बहुत इंटेंस फॉलो अप चलता है, हर 3-3 महीने में, फिर अब 6-6 महीने में, फिर साल
वो फर्स्ट 5 इयर्स फॉलो अप के बाद फिर थोड़ा हम रिलैक्स हो जाते हैं, पर लाइफ लॉन्ग एनुअल फॉलो अप चलता ही रहता है ऐसे पेशेंट्स का। जी, जैसे आपने भी बताया और आंकड़े भी कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये दूसरे स्थान पे आता है मौतों का जो कारण है महिलाओं में, सर्वाइकल कैंसर। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, लिसनर्स को, कि किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखें? हाँ, ये संदेश इसमें ये है कि इसके लिए आप शाय फील मत करो, इसको ओपनली डिस्कस करो, इसकी वैक्सीनेशन लगवाओ, इसकी स्क्रीनिंग करवाओ, और अगर बाई चांस किसी को ये हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट लो। हमारे बेस्ट रिसेप्टिव पेशेंट्स वो होते हैं जो इनको हुआ होता है। जिसको हुआ होता है वो ज़रूर अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अपने आसपास वालों को वैक्सीनेट और स्क्रीनिंग के लिए बहुत इनकरेज करते हैं, क्योंकि वो सफ़र कर चुके होते हैं एक बार। तो मेरा यही संदेश है कि इसके लिए चेकअप और वैक्सीनेशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड सेफ सेक्स, अवॉइड स्मोकिंग, ये सारे चीज़ों में आप इससे बचा रखेंगे। जी जी। डॉक्टर रश्मि बग्गा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गायनाकोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। आप एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं और एक तरह से आप वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि सर्वाइकल की जो वैक्सीन है उसे बढ़ चढ़ कर लगाया जाए, और जब तक ये एक तरह से कॉमन नहीं हो जाती तब भी अगर थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं तब भी लगवाया जाए। जरूर। और आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में किशोरियों को, महिलाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे इस FM लाइफलाइन कार्यक्रम के माध्यम से दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। नमस्कार। FM लाइफलाइन।